हमारे यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे त्रिपक्षीय शिक्षण किसके लिए, आईपीएससी सेट एग्जाम फर्स्ट पेपर के लिए। तो देखो, तो त्रिपक्षीय पक्षीय शिक्षण जो है, इसके अंदर फर्स्ट क्या था, शिक्षक छात्र सामग्री। इसमें शिक्षक छात्र और पढ़ाए जा रहे विषय शामिल होते हैं। शिक्षक न केवल सामग्री प्रदान करता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि छात्र इसके साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। देखो, सहयोगात्मक अध्ययन दूसरा जाता है। शिक्षकों की सुविधा के साथ छात्रों के बीच बातचीत को प्रोत्साहित ये करता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया अधिक सहयोगात्मक हो जाती है। थर्ड आता है प्रौद्योगिकी एकीकरण। डिजिटल उपकरणों और संसाधनों के साथ शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत को बढ़ाते हुए एक तीसरे तत्व के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। फिर आता है चतुर्भुज शिक्षण। शिक्षक छात्र विषय वस्तु संदर्भ आ जाता है इसके अंदर। उस संदर्भ या वातावरण को जोड़ता है जिसमें सीखने सीखना चौथे तत्व के रूप में होता है। इस संदर्भ में सांस्कृतिक, सामाजिक और भौतिक वातावरण भी शामिल हो सकते हैं। दूसरा होता है समग्र दृष्टिकोण। न केवल विषय वस्तु और एक शिक्षक छात्र के बीच प्रत्येक बातचीत पर विचार करता है बल्कि व्यापक संदर्भ पर भी विचार करता है, जिसमें एक शिक्षा होती है जिसमें समावेशिता, पहुंच और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग जैसे कारकों को संबोधित किया जाता है। थर्ड आता है बहुआयामी शिक्षण। ये बहुआयामी दृष्टिकोण का समर्थन करता है जहाँ शिक्षक छात्र विषय वस्तु और प्रासंगिक कारक सभी सीखने के अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। बेंजामिन ब्लूम और सहयोगियों द्वारा विकसित ब्लूम का वर्गीकरण शैक्षिक उद्देश्यों को एक पदानुक्रमित ढांचे में वर्गीकृत करता है, जिसका उद्देश्य शिक्षा में सोच के उच्च रूपों को बढ़ावा देता है, जैसा कि केवल तथ्यों को याद रखने के बजाय उदाहरणों, प्रक्रिया और सिद्धांतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। इस वर्गीकरण को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संज्ञानात्मक, प्रभावी, मनोप्रेरक, जिनमें से प्रत्येक के अपने उद्देश्य हैं। फिर आता है संज्ञानात्मक डोमेन। संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान और बुद्धि कौशल का विकास शामिल है। इस क्षेत्र को 6 स्तरों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक एक जटिलता एक अलग स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट आता है याद रखना। उद्देश्य तथ्य और बुनियादी अवधारणा को याद रखना। उदाहरण परिभाषित करें, सूची बनाए, याद रखें और याद करें। जिज्ञासा और गतिविधियां, फ्लैश कार्ड, प्रश्नोत्तरी, याद रखने के कार्य। फिर आता है समझ। विचारों या अवधारणाओं की व्याख्या करें, उदाहरण वर्णन करें, समझाए, सारांश दे, व्याख्या दे। निर्देशात्मक गतिविधियां, सारांश, चर्चा, स्पष्टीकरण। थोड़ा आता है अवधन। उद्देश्य नई स्थितियों में जानकारी का उपयोग करें। उदाहरण रहता है प्रदर्शन, व्याख्यान, संचालन में हल करना। निर्देशात्मक गतिविधियां, समस्या समाधान, कार्य, प्रयोग, अनुकरण। विश्लेषण आ जाता है। उद्देश्य विचारों के बीच संबंध बनाए। उदाहरण आ जाता है अंतर करें, व्यवस्थित करें, संबंधित करें, तुलना करें। फिर आता है निर्देशात्मक गतिविधियां, केस स्टडी, वाद विश्लेषणात्मक नियमन। फिर आ जाता है मूल्यांकन। किसी निर्णय कार्यवाही को उचित ठहराए। उदाहरण तर्क, बचाव, न्याय, समर्थन। निर्देशात्मक गतिविधियां, सहकर्मी समीक्षा, चिंतनशील, नियमन, आलोचनाएं। शीर्ष आ जाता है निर्माण। उद्देश्य नया या मूल कार्य का निर्माण करना। उदाहरण डिजाइन, निर्माण, आविष्कार, सूत्रीकरण। कहता है निर्देशात्मक गतिविधियां, परियोजनाएं, शोध पत्र, रचनात्मक कार्य। कहता है प्रभावी डोमेन। अवधि क्षेत्र सीखने के भावनात्मक पहलू से संबंधित है और इसमें भावनाओं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह, प्रेरणा और दृष्टिकोण जैसे भावनात्मक रूपों से चीजों से निपटने का तरीका शामिल है। इसे 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। फिर आता है प्राप्त करना। उद्देश्य है जागरूकता, सुनने की इच्छा, चयनित ध्यान। उदाहरण आता है पूछे, सुने, उपस्थित हो। निर्देशात्मक गतिविधियां, श्रवण, अभ्यास, जागरूकता गतिविधियां। जवाब में आ जाता है इसका उद्देश्य प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया के माध्यम से सक्रिय भागीदारी। उदाहरण उत्तर दे, चर्चा करें और प्रदर्शन करें। फिर आता है निर्देशात्मक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, सत्र, समूह चर्चा, भूमिका निर्वाह। मूल्य निर्धारण आ जाता है। उद्देश्य वह मूल्य जो एक व्यक्ति किसी वस्तु, घटना, व्यवहार से जोड़ता है। उदाहरण आ जाता है प्रदर्शन करे, समझाए, उचित ठहराए। निर्देशात्मक गतिविधियां के अंदर आ जाता है भाषा जाती है, प्रतिबिंब, पत्रिकाएं, नैतिक निर्णय लेना। कहता है आयोजन। उद्देश्य है किसी के मूल्यों के सामान्य सेट में एक नए मूल्य को एकीकृत करना। इसे अपनी सामान्य प्राथमिकताओं के बीच कुछ रैंकिंग देना। उदाहरण जाता है व्यवस्थित करें, संयोजित करें, एकीकृत करें। फिर आ जाता है निर्देशात्मक गतिविधियां, एक मूल्य प्रणाली विकसित करना, एक मिशन समिट स्टेटमेंट बनाना। फिर आ जाता है लक्ष्य, नए मूल्यों के साथ लगातार कार्य करना। उदाहरण आ जाता है प्रदर्शन प्रभाव। निर्देशात्मक गतिविधियां जाती है दीर्घकालिक परियोजनाएं, सामुदायिक सेवा है, जीवन शैली में परिवर्तन है। फिर आ जाता है मनोप्रेरक डोमेन आ जाता है। साइकोमोटर डोमेन में शारीरिक गति, समन्वय और मोटर कौशल का उपयोग शामिल है। इस क्षेत्र को अक्सर उन स्तरों में विभाजित किया जाता है जो बुनियादी से उन्नत शारीरिक कौशल तक सीखने की प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि ब्लूम ने मूल रूप से इस
इस क्षेत्र को शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद में इसे अन्य शिक्षकों द्वारा विकसित किया गया था। बोर्ड में उद्देश्य रहता है संवेदी संकेतों का उपयोग मोटर गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए करें। जाना जाता है पहचान और अंतर करें। अनुदेशात्मक गतिविधियां समझिए प्रशिक्षण प्रतिरूप पहचान अभ्यास। सेट नंबर 2 इसके अंदर उद्देश्य रहता है मानसिक शारीरिक और भावनात्मक सेट सहित कार्य करने के लिए तैयारी। उदाहरण रहता है दिखाए गया कार्य स्थली। निर्देशात्मक गतिविधियां के अंदर आ जाता है वार्म अप गतिविधियां प्रारंभिक कार्य। निर्देशात्मक प्रतिक्रिया इसके अंदर एक जटिल कौशल को सीखने के प्रारंभिक चरण जिसमें अनुकरण और प्रशिक्षण और त्रुटियां शामिल है, जैसे कि कॉपी करें, फॉलो करें, रिप्रोड्यूस करें। निर्देशात्मक गतिविधियां प्रदर्शित निर्देशित अभ्यास फिर तंत्र में रहता है एक जटिल कौशल सीखने के मध्यवर्ती चरण संचालन में उपयोगी प्रदर्शन है। फिर बाद में आता है नियमित अभ्यास और अभ्यास सत्र। फिर बाद में आता है कॉम्प्लेक्स और रेस्पॉन्स जटिल आंदोलन पैटर्न से जुड़े प्रवृत्तियों का कुशल प्रदर्शन। समन्वय करें, एकीकृत करें, अनुकूलन करें। फिर आ जाता है इटरेटिव प्रदर्शन, जटिल कौशल अभ्यास। अनुकूलन उद्देश्य के अंदर आता है कौशल अच्छी तरह से विकसित होते हैं और व्यक्ति विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंदोलन पैटर्न को संशोधित कर सकता है। रहता है अनुकूलित करें, संशोधित करें और बदलते रहे। फिर बाद में आता है कार्यों का अनुकूलन। निर्देश में आ जाता है कार्यों को अनुकूलित करना, तकनीकी को अपनाना। साथ हो जाता है उत्पत्ति, किसी विशेष स्थिति या विशिष्ट समस्या के अनुकूल होने के लिए नए पैटर्न बनाना। उदाहरण रहता है निर्माण, अभिकल्पना या सृजन है। फिर आ जाता है नृत्य निर्देशन, नया आंदोलन का आविष्कार। निष्कर्ष ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक पाठ्यक्रम निर्देशात्मक रणनीतियाँ और मूल्यांकन को डिजाइन करने के लिए एक संचित ढांचा प्रदान करता है जो उच्च क्रम के सोच कौशल को बढ़ावा देते हैं। संज्ञानात्मक, भावनात्मक और अनुप्रयोग क्षेत्रों को संबोधित करके शिक्षक एक व्यापक शैक्षिक अनुभव बना सकते हैं जो बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और व्यवहारिक कौशल को बढ़ावा देते हैं। शिक्षण और निर्देशात्मक उद्देश्यों को ज्ञान और लक्ष्य निर्धारण। सीखने के परिणामों के गागले का डोमेन। गागले ने सीखने के परिणामों की 5 प्रमुख श्रेणियों की पहचान की, जिनमें जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्यों के साथ है। फर्स्ट आता है मौखिक जानकारी। उद्देश्य है तथ्यात्मक ज्ञान और जानकारी को बताने या वर्णन करने की क्षमता प्राप्त करें। उदाहरण रहता है प्रक्रिया या में चरणों को सूचीबद्ध करना, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना और परिभाषाएं बनाना। बौद्धिक कौशल आ जाता है उद्देश्य है समस्याओं को हल करने के लिए प्रतीकों, अवधारणाओं और नियमों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करना। उदाहरण रहता है गणितीय समीकरणों को हल करना, वस्तुओं का वर्गीकरण करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करना। संज्ञानात्मक रणनीति के अंदर आ जाता है तांत्रिक प्रक्रियाओं का विकास करें जो किसी एक के अपने सीखने और सोचने का प्रबंधन करती है। फिर आता है अध्ययन कौशल, आलोचनात्मक सोच, रणनीतियाँ, समस्या समाधान गतिविधियाँ दिखाया जाता है। उद्देश्य के दृष्टिकोण में रहता है आंतरिक अवस्थाओं के आधार पर व्यक्तिगत कार्यों के चयन को प्रभावित करता है। यहाँ पे सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रशंसा को बढ़ावा देना, नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। मोटर कौशल आ जाता है शारीरिक कौशल विकसित करें जिसके लिए समन्वय और मांसपेशियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण था एक नृत्य दिनचर्या का प्रदर्शन, एक संगीत वाद्य यंत्र बजाना, एक प्रयोगशाला प्रयोग का संचालन करना। प्रत्येक डोमेन के लिए निर्देशात्मक उद्देश्य वैज्ञ द्वारा पहचाने गए प्रत्येक शिक्षक सीखने के परिणामों के लिए विशिष्ट निर्देशात्मक उद्देश्यों को तैयार किया जा सकता है। मौखिक जानकारी छात्र विशिष्ट तथ्य और जानकारी को याद रखने और समझने में सक्षम हो। छात्र अमेरिकी गृह युद्ध के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध करें। बौद्धिक कौशल के अंदर आ जाता है छात्र नई स्थितियों में सीखी गई अवधारणाओं को लागू करने में सक्षम हो। छात्र द्विघात सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरणों को हल करें। फिर आता है संज्ञानात्मक रणनीतियाँ। छात्र अपनी सीखने और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रणनीतियों का उपयोग करने में सक्षम हो। फिर आता है उदाहरण छात्र अपने समय प्रबंधन कौशल में सुधार के लिए एक अध्ययन कार्यक्रम विकसित करेंगे। दृष्टिकोण की अगर बात करें, छात्र अपने व्यवहार में सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्यों का प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण छात्र कक्षा की चर्चाओं में विविध दृष्टिकोण के लिए सम्मान दिखाएंगे। मोटर कौशल छात्र है सटीकता और समन्वय के साथ शारीरिक कार्यों को करेंगे। उदाहरण छात्र छात्र जैविक नमूने की जांच करने के लिए सूक्ष्म दर्शी का सही ढंग से उपयोग करेंगे। निष्कर्ष आता है गंभीर और ब्लिक्स शिक्षण और निर्देशन उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रभावी निर्देश तैयार करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। विशेष प्रकार के सीखने के परिणामों की पहचान करके और उन्हें उपयुक्त निर्देशात्मक रणनीतियों के साथ संरेखित करके शिक्षक लक्षित और संरचित सीखने के अनुभव बना सकते हैं जो शैक्षिक लक्ष्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को सुविधाजनक बनाते हैं। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि ज्ञान अधिकार और कौशल विकास से लेकर दृष्टिकोण मेटाकोग्निटिव रणनीतियां तक सीखने के सभी पहलुओं को संबोधित किया जाए। फिर देखो शिक्षण की सुविधा शिक्षण के अधिगम बुनियादी सिद्धांत या निर्देशित दिशा निर्देशित है जो शिक्षक को प्रभावी ढंग से निर्देश देने और सीखने की सुविधा प्रदान करने में मदद करते हैं। ये सिद्धांत सीखने के
के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, छात्रों को शामिल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि शिक्षण कुशल, प्रभावी और ये शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। ज्ञात से अज्ञात तक सिद्धांत जो छात्र पहले से जानते हैं, उसे शुरू करें और धीरे-धीरे नई जानकारियों का परिचय दें। फिर देखिए अनुप्रयोग के अंदर क्या जाता है, नए उदाहरणों को पेश करने से पहले पूर्व ज्ञान की समीक्षा के साथ पाठ शुरू करें। सरल से जटिल सिद्धांत से पहले सरल अवधारणाओं को सिखाएं, फिर अधिक जटिल विचारों का निर्माण करें। अनुप्रयोग पाठ की संरचना करें ताकि उन्नत विषयों से निपटने से पहले मूलभूत ज्ञान साबित किया जा सके। देखो कंक्रीट से सार्थक सिद्धांत है। अमूल अवधारणा की ओर बढ़ने से पहले ठोस उदाहरणों और व्यावहारिक अनुभवों का उपयोग करें। अनुप्रयोग अमूल सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए दृश्य सहायता मॉडल और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करें। विशेष विशेष है सामान्य सीधा विशिष्ट मामले उदाहरणों को सिखाएं। ये और फिर व्यापक सिद्धांतों को सामान्यकृत करें। विशेष उदाहरण प्रस्तुत करें और छात्रों को उनसे सामान्य नियम या सिद्धांत प्राप्त करने में मदद करें। संपूर्ण से भागों तक पहले पूरी अवधारणा को परिचय दें, फिर इसे इसके घटकों में विभाजित करें। विवरण में गोता लगाने से पहले किसी विषय का अवलोकन प्रस्तुत करें। अनुभवजन्य से तर्क संगत तक सिद्धांत तर्क संगत सोच और तर्क के आधार के रूप में अनुभवजन्य जन्य साक्ष्य और टिप्पणियों का उपयोग करें। अनुप्रयोगी छात्रों को सिद्धांत या निष्कर्ष बनाने से पहले डाटा का निरीक्षण करने और इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आगमन से निगमन क्या आता है इसमें, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए इंडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करें, फिर उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग करें। अनुप्रयोग छात्रों को पैटर्न की पहचान करने और सामान्यीकरण तैयार करने के लिए सिखाएं और फिर इन सामान्यीकरणों की को नई स्थितियों में लागू करें। मनोवैज्ञानिक से टारगेट तक मनोवैज्ञानिक रूप से जो छात्रों के लिए सार्थक और प्रासंगिक हो, उसे शुरू करिए, फिर सामग्री से तार्किक के रूप में व्यवस्थित करें। पहले पाठों को संरचित तरीके से प्रस्तुत करने से पहले छात्रों की रुचियों और अनुभवों से जोड़ें, सक्रिय से निष्क्रिय तक। सिद्धांत छात्रों को सूचना को निष्क्रिय रूप से अवशोषित करने एक की अपेक्षा करने से पहले उन्हें सक्रिय रूप से सीखने में संलग्न करें। अनुप्रयोग व्याख्यान या पठन से पहले संवादात्मक गतिविधियां, चर्चाओं और हाथों से सीखने का उपयोग करें। विश्लेषण से संश्लेषण तक छात्र सिद्धांत छात्रों को जानकारी को संश्लेषित करने और एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले उसका विश्लेषण करना और उसे तोड़ना सिखाए। अनुप्रयोग छात्रों को नई समझ बनाने के लिए विचारों को संयोजित करने से पहले समस्याओं और अवधारणाओं को विच्छेदित करने के लिए कहें। ठोस अनुभव से लेकर चिंतनशील सोच तक सिद्धांत है ठोस अनुभव प्रदान करिए जिन पर छात्र गहरी समझ विकसित करने के लिए विचार कर सकते हैं। अनुप्रयोग चिंतनशील चर्चा और गतिविधियों के आधार के रूप में वास्तविक दुनिया की समस्या विषय का उपयोग करें। विशिष्ट उद्देश्यों से सामान्य लक्ष्यों तक सिद्धांत व्यापक शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष मापने योग्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। अनुप्रयोग स्पष्ट विशिष्ट सीखने के परिणामों के साथ पाठ को डिजाइन करें जो समग्र शैक्षिक उद्देश्यों में योगदान करते हैं। निष्कर्ष रहता है शिक्षण के सिद्धांत आवश्यक दिशा निर्देश है जो शैक्षिक शिक्षकों को प्रभावी, आकर्षक और संरचित सीखने के अनुभव बनाने में मदद करते हैं। इन सिद्धांतों को पालन करके शैक्षिक शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका निर्देश तार्किक, कर्मिक और सार्थक हो, जैसे छात्रों के बीच ज्ञान की बहस, समझ और प्रतिधारण की सुविधा हो। शिक्षण के सिद्धांत शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत शिक्षण प्रथाओं का मार्गदर्शन करने और सीखने के परिणामों को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य स्थापित करें। फिर आता है करके सीखने का सिद्धांत सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आकर्षक और स्वनिर्देशित गतिविधियों के माध्यम से सक्रिय सीखने पर जोर दें। रुचि का सिद्धांत और जीवन के साथ जुड़ाव वास्तविक जीवन के उदाहरणों और स्थितियों से सबक को जोड़कर रुचि को बढ़ावा देना, सीखने को आर्थिक, प्रासंगिक और आकर्षक बनाना। निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत सीखने की प्रक्रियाओं में ध्यान और स्पष्ट बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ शिक्षण शुरू करें। व्यक्तिगत मतभेदों के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत छात्रों की गति है छात्रों की विविध क्षमताओं, पृष्ठभूमि और सीखने की शैलियों को पहचानने और समायोजित करें। चयन का सिद्धांत प्रासंगिक, संक्षिप्त और अद्यतन सामग्री चुनें जो छात्रों के सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित हो। योजना का सिद्धांत शिक्षण दक्षता और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए पाठ शिक्षण सहायता और रणनीतियों की व्यवस्थित रूप से योजना बनाएं। विभाजन और संशोधन का सिद्धांत विषय वस्तु को सामंजस्यपूर्ण लिंक के साथ प्रबंधीय इकाइयों में विभाजित करें और संशोधन के माध्यम से सीखने को मजबूत करें। सृजन और मनोरंजन का सिद्धांत एक ऐसा कक्षा वातावरण बनाएं जो सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए रचनात्मक और आशय को प्रोत्साहित करे। सक्रिय भागीदारी और भागीदारी का सिद्धांत सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों के बीच आत्मविश्वास पैदा करने के लिए छात्र केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत
तैयारी के सिद्धांत इष्टतम सीखने के लिए छात्रों की मनोवैज्ञानिक तैयारी और विकासात्मक चलाने के साथ सीखने और बनाने के लिए क्रियाओं को संरेखित करें। असंतुष्ट प्रभाव को ये सुनिश्चित करें कि सीखने की गतिविधियां छात्रों के लिए संतोषजनक और सार्थक हो ताकि सीखने के प्रति ध्यान और जुड़ाव को बढ़ाया जा सके। ध्यान कहा जाता है ध्यान का सिद्धांत जो उत्तेजना और गतिविधियों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित करें और बनाए रखें उनकी रुचियों के अनुरूप हो। प्रेरणा का सिद्धांत सीखने के कार्यों में सक्रिय जुड़ाव और दृढ़ता को प्रोत्साहित करने के लिए आंतरिक और बाहरी की प्रेरणा को बढ़ावा देना। कहता है समय गति का सिद्धांत छात्रों के बीच सहयोग और सकारात्मक बातचीत को बढ़ावा देने के लिए समय गतिकी को समझे और उसका उपयोग करें। फिर जाता है ऐसे ज्यादा बहुत दृष्टिकोण का सिद्धांत विभिन्न शिक्षण शैलियों का पूरा करने और समझ बढ़ाने के लिए विभिन्न शिक्षण सहायता और संवेदी अनुभव दृश्य ऑडियो किनेस्थेटिक गतिविधियों का उपयोग करें। कहता है सहिष्णुता सहयोग और प्रशंसा का सिद्धांत छात्रों के विचार को महत्व देकर सहयोग को प्रोत्साहित करके और सामाजिक गुणवत्ता विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा प्रदान करके एक सहायता कक्षा वातावरण का निर्माण करें। ये सिद्धांत सामूहिक रूप से प्रभावी शिक्षण शिक्षण प्रथाओं का मार्गदर्शन करते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए एक ही शिक्षक सार्थक और आकर्षक सीखने के अनुभवों को बढ़ावा देने हेतु अपने छात्रों की विविध जरूरतों को पूरा करता है। प्रभावी शिक्षण व्यवहार प्रभावी शिक्षण व्यवहार में कई प्रकार के कार्य और रणनीतियां शामिल है जो सार्थक सीखने के अनुभवों को सुविधाजनक बनाती है और छात्रों की भागीदारी ये और उपलब्धि को बढ़ावा देती है। यह हाँ प्रमुख व्यवहार भी है जो प्रभावी शिक्षण में योगदान करता है। सबसे स्पष्टता और संगठन स्पष्ट रूप से पार्टी के उद्देश्यों निर्देश और अपेक्षाओं को संप्रेषित करें शिक्षण सामग्री और गतिविधियों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें प्रभावित छात्रों की समझ और अनुसरण करने की क्षमता को बढ़ाता है भ्रम को कम करता है और निर्देशन समय को अधिकतम करता है सक्रिय संलग्न पूछताछ चर्चा और समाधान आत्मक गतिविधियों के माध्यम से छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करें एक शिक्षार्थी केंद्रीय वातावरण को बढ़ावा देना सीखने में छात्रों की भागीदारी बढ़ाता है आलोचनात्मक सोच को बढ़ाता है और अवधारणाओं की गहरी समझ का समर्थन करता है विभेदीकरण विविध शिक्षण शैली क्षमताओं और रुचियों को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अनुकूलित करें। फिर प्रभाव व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करता है, जुड़ाव बढ़ाता है और सभी छात्रों के लिए समान सीखने के परिणामों को समर्थन करता है। प्रतिक्रिया और मूल्यांकन छात्रों के प्रदर्शन पर समय और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें, प्रगति की निगरानी करने और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को समायोजित करने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करें। फिर आता है छात्रों की उनकी ताकतों को सुधार के क्षेत्रों को समझ में मदद करता है, विकास की मानसिकता को बढ़ाता है और निर्देशात्मक निर्णयों को सुनिश्चित करता है। कक्षा प्रबंधन एक सकारात्मक और अच्छी तरह से प्रबंधित कक्षा वातावरण की स्थापना और रखरखाव व्यवहार और दिनचर्या के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करें। सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है, व्यवधानों को कम करता है और छात्रों के बीच सुरक्षा और सम्मान की भावना को बढ़ाता है। तथा प्रेरणा और जुड़ाव वर्णन रुचि और प्रासंगिकता को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न निर्देशात्मक रणनीतियां मल्टीमीडिया संसाधन और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों का उपयोग करें प्रभावित छात्रों की प्रेरणा को बनाए रखने रखता है सीखने की व्यवस्था को बढ़ाता है और सीखने को छात्रों की रुचि और अनुभवों से जोड़ता है चिंतनशील अभ्यास शिक्षण प्रथाओं छात्रों की प्रतिक्रिया और सीखने के परिणामों पर लगातार विचार करें व्यवसाय विकास और विकास के अवसरों की तलाश करें फिर निर्देशात्मक प्रभावशीलता में सुधार करता है, नवाचार को बढ़ाता है, बढ़ावा देता है, शिक्षण प्रथाओं में निरंतर सुधार का समर्थन करता है। सामान्य निर्माण, विश्वास, सम्मान और सहानुभूति के आधार पर छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाए एक सहायक और समावेशी कक्षा समुदाय को बढ़ावा देना छात्र की भलाई को बढ़ाता है खुले संचार को प्रोत्साहित करता है और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी एकीकरण वर्णन है शिक्षण और सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। फिर होता है डिजिटल जैसे छात्रों को संलग्न करता है सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और छात्रों को प्रौद्योगिकी संचालित दुनिया में भविष्य की सफलता के लिए तैयार करता है। सांस्कृतिक प्रतिक्रिया विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दृष्टिकोणों को और शिक्षण प्रथाओं और पाठ्यक्रम में सम्मान और शामिल करें। फिर आता है समावेशी अधिगम वातावरण बनाता है छात्रों की पहचान को मान्य करता और अंतर सांस्कृतिक समझ और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। इन्हें प्रभावी शिक्षण और व्यवहारों का प्रदर्शन करके शिक्षक गतिशील और सहायता सही शिक्षण वातावरण बना सकते हैं जो छात्रों को अकादमिक सफलता प्राप्त करने महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने और आजीवन शिक्षार्थी बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण जो है शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक जो शिक्षकों को एक नियंत्रित वातावरण में अपने शिक्षण कौशल का अभ्यास करने और उसे परिष्कृत करने की अनुमति देता है। इसमें साथियों छात्रों के छोटे
समूह को एक छोटा पाठ पढ़ाना, प्रतिक्रिया प्राप्त करना और फिर उनके प्रदर्शन पर विचार करना और सुधार करना शामिल है। ये सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख तत्व और चरण दिए गए हैं। तय सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख तत्व है। विशेष कौशल पर ध्यान। सूक्ष्म शिक्षण सत्रों को विशेष शिक्षण कौशल को विकसित करना और बढ़ावा और बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि प्रश्न तकनीक और अवधारणाओं की व्याख्या करना, कक्षा प्रबंधन या शिक्षक सहायता का उपयोग। ये देखो छोटी अवधि प्रत्येक सूक्ष्म शिक्षण सत्र आमतौर पर छोटा होता है, जो 5 से 10 मिनट के बीच होते हैं। यह शिक्षक को अभिभू अभिभूत किए बिना विशिष्ट कौशल पर केंद्रित अभ्यास और प्रतिक्रिया की अनुभूति देता है। छात्रों का छोटा समूह है। 8 छात्रों या साथियों के एक छोटे समूह को दिया जाता है, जिससे इसे प्रतिबंधित करना आसान हो जाता है और अधिक विस्तृत प्रतिक्रिया की अनुमति मिलती है। प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब पाठ के बाद शिक्षक साथियों और पर्यवेक्षकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। यह प्रतिक्रिया सुधार के लिए ताकतवर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण है। फिर 5 आता है पुनर्शिक्षण। शिक्षक के पास अक्सर एक ही पाठ्य को फिर से पढ़ाने का अवसर होता है, जिसमें उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए प्राप्त प्रतिक्रिया को शामिल किया जाता है। तथा सूक्ष्म शिक्षण के चरण। योजना। शिक्षक एक विशिष्ट शिक्षण कौशल पर केंद्रित एक छोटे पाठ की योजना बनाता है। इसमें स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना, सामग्री तैयार करना और गतिविधियों को डिजाइन करना शामिल है। अध्यापन। शिक्षक साथियों या छात्रों के एक छोटे समूह को पाठ पढ़ाता है। यह आमतौर पर बाद की समीक्षा के लिए दर्ज किया जाता है। तथा प्रतिक्रिया। पर्यवेक्षक शिक्षक के प्रदर्शन पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। यह प्रतिक्रिया अक्सर अभ्यास किए जा रहे शिक्षण कौशल से संबंधित विशेष मानदंडों द्वारा निर्देशित की जाती है। प्रतिबिंबित करना। शिक्षक उनके प्रदर्शन और प्राप्त प्रतिक्रिया पर विचार करता है। इस कदम में यह पहचानना शामिल है कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार किया जा सकता है। पुनः शिक्षक प्रतिक्रिया के आधार पर पाठ योजना को संशोधित करता है और उसी या किसी अन्य समूह को फिर से पाठ पढ़ाता है। यह कदम सीखने और कौशल विकास को मजबूत करता है। फिर आता है शिक्षक आता है अंतिम प्रतिबिंब। पुनः शिक्षण के बाद शिक्षक पूरी प्रक्रिया पर विचार करता है, अपने सीखने को समेकित करता है और भविष्य में सुधार के लिए योजना बनाता है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। केंद्रित अभ्यास। शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे लक्षित सुधार होता है। तत्काल प्रतिक्रिया। त्वरित और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करता है, जो तेजी से सीखने और संशोधन की सुविधा प्रदान करता है। सुरक्षित वातावरण। एक पूर्ण कक्षा के दबाव और के बिना शिक्षकों के लिए प्रयोग करने और गलती या करने के लिए एक कम जोखिम वाली व्यवस्था बनाता है। आत्मविश्वास पैदा करना। नए शिष्यों को नियंत्रित और सहायक वातावरण में अभ्यास करके आत्मविश्वास पैदा करने में मदद करता है। व्यावसायिक विकास। अनुभवी शिक्षकों के लिए उनके कौशल को परिष्कृत करने और अद्यतन करने के अवसर प्रदान करके चल रहे व्यावसायिक विकास का समर्थन करता है। सूक्ष्म शिक्षण के नुकसान। सीमित संदर्भ। नियंत्रित वातावरण वास्तविक कक्षा की जटिलता को पूरी तरह से नहीं दोहरा सकता, जिससे कुछ कौशल की प्रयोज्यता सीमित हो जाती है। समय लेने वाला। कई सूक्ष्म शिक्षण सत्रों की योजना बनाना, पढ़ाना और प्रतिबिंबित करना समय लेने वाला हो सकता है। संसाधन या गहन। इसके लिए समर्पित समय, विस्तार और कभी-कभी रिकॉर्डिंग उपकरण की आवश्यकता होती है, जो हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकते। फिर देखो शिक्षक प्रशिक्षण और कार्यक्रम में आवेदन। सेवा पुरुष शिक्षक शिक्षा। आमतौर पर भविष्य के शिक्षकों को मूलभूत शिक्षण कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग किया जाता है। सेवा में व्यावसायिक विकास। अभ्यास करने वाले शिक्षकों के चल रहे व्यावसायिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे वे अपना कौशल को परिष्कृत और अद्यतन कर सकते हैं। समवयस्क अधिगम उस सहयोग को सुगम बनाता है, क्योंकि शिक्षक एक के दूसरे का निरीक्षण करता है और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। चिंतनशील अभ्यास को प्रोत्साहित करता है, शिक्षकों को अपने शिक्षण तरीकों में लगातार सुधार करने में मदद करता है। शिक्षण विधियों का परिचय। शिक्षण विधियाँ वे रणनीतियाँ और तकनीकियाँ जिनका उपयोग शिक्षकों द्वारा ज्ञान को व्यक्त करने, सीखने की सुविधा प्रदान करने और छात्रों को शैक्षिक प्रक्रिया में संलग्न करने के लिए किया जाता है। इन विधियों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: शिक्षक केंद्रित गतिविधियाँ और शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधियाँ। प्रत्येक दृष्टिकोण की अपनी अनूठी विशेषताएं, लाभ और चुनौतियाँ हैं, जो विभिन्न सीखने की जरूरतों और शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करती है। शिक्षक केंद्रित गतिविधियाँ। शिक्षक प्राथमिक अधिकारी और ज्ञान का स्रोत है। विशेषताएं। शिक्षक व्याख्यान या प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से जानकारी प्रदान करता है। कक्षा शिक्षक द्वारा संचालित और नियंत्रित की जाती है। छात्रों की एक निष्क्रिय भूमिका होती है, मुख्य रूप से जानकारी को सुनना और अवशोषित करना।
याद रखने और तथ्यात्मक ज्ञान पर जोर। लाभ हो जाता है बड़ी मात्रा में सामग्री को जल्दी से कवर करने के लिए कुशल, स्पष्ट और आधिकारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। मूलभूत ज्ञान और बुनियादी कौशल के शिक्षण के लिए प्रभावी। देखो नुकसान आ जाते हैं सीमित छात्र सजगता और बातचीत, आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता या समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा नहीं देता। निष्क्रिय सीखने और प्रेरणा की कमी का कारण बन सकता है। शिक्षार्थी केंद्रित विधियाँ छात्र अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय से भागीदार होते हैं। विशेषताएं छात्र चर्चा, समस्या समाधान और परियोजना जैसी गतिविधियों में शामिल हो। शिक्षक एक सहायक या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और स्वतंत्र सीखने पर जोर। कक्षा का वातावरण लचीला और गतिशील हो। लाभ सक्रिय भागीदारी और जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। छात्र से सीखने और प्रेरणा को बढ़ावा देता है। नुकसान होता है बड़ी मात्रा में सामग्री को कवर करने के लिए समय लेने वाला और कम कुशल हो सकता है। शिक्षक से अधिक तैयारी और अनुकूलन क्षमता की आवश्यकता होती है। बड़ी कक्षाओं में प्रबंधन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निष्कर्ष शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित दोनों तरीके से शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विधि का चयन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें विषय वस्तु, सीखने के उद्देश्य और छात्र की जरूरतों और प्राथमिकताएं शामिल है। एक संतुलित दृष्टिकोण दोनों विधियों को एकीकृत करना अक्सर सबसे प्रभावी और व्यापक शैक्षिक अनुभव प्रदान कर सकता है। व्याख्यान विधि सबसे पारंपरिक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली शिक्षा केंद्रित शिक्षण विधियों में से एक है। इसमें शिक्षक छात्रों के एक समूह को सामग्री की एक मौखिक प्रस्तुति देता है। यह व्याख्यान विधि पर एक विस्तृत नजर है, जिसमें इसकी विशेषताएं, लाभ, नुकसान और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां शामिल है। विशेषताएं की अगर बात करें, शिक्षक केंद्रीय शिक्षक सूचना का प्राथमिक स्रोत होता है और पाठ के लिए प्रभाव को नियंत्रित करता है। पैसिव लर्निंग छात्र बातचीत या भागीदारी के सीमित अवसरों के साथ मुख्य रूप से सुनते हैं और नोट्स लिखते हैं। संरचित वार्ता वितरण व्याख्यान आमतौर पर अच्छी तरह से व्यवस्थित होता है और एक स्पष्ट अनुक्रम में अनुसरण करता है, जो अक्सर स्लाइड एक या चार्ट जैसे दृश्य सहायता द्वारा समर्पित होता है। बड़े समूह यह विधि छात्रों के बड़े समूहों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो इसे उच्च शिक्षा को बड़े व्याख्यान कक्षों में हम बनाती है। लाभ होता है दक्षता शिक्षक को अपेक्षाकृत कम अवधि में बड़ी मात्रा में सामग्री को कवर करने की अनुमति देता है। नियंत्रण शिक्षक यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया जाए और तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाए। और अगर श्रोता बड़े समूहों को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रभावी, इसे स्केलेबल और लागत प्रभावी बनाता है। और ज्यादा तैयारी पूरी तरह के साथ व्याख्यान अधिक जानकारी पूर्ण और अच्छी तरह से संरचित हो सकते हैं, जो छात्रों को विषय का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं। चलते नुकसान पैसिव लर्निंग छात्र जानकारी को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बन सकते हैं, जिससे कम जुड़ाव और प्रतिधारण हो सकता है। सीमित समय छात्रों की भागीदारी क्वेश्चनों या चर्चा के लिए न्यूनतम अवसर होता है। एक आकार सभी के अनुकूल व्याख्यान सभी छात्रों की विविध सीखने की शैलियों और गति को पूरा नहीं कर सकते। ध्यान अवधि लंबे व्याख्यान के दौरान छात्रों का ध्यान कम हो सकता है, जिससे दी गई जानकारी प्रभावशीलता कम हो सकती है। प्रभावी व्याख्यान के लिए रणनीति आकर्षक प्रस्तुति छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए एक गतिशील और सही सवाल का उपयोग करें। तथा इस सामग्री को संबंधित बनाए रखने के लिए कहानी कहने उपकरणों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों को शामिल करें। दृश्य सहायक मौखिक प्रस्तुति के पूरक और समझ बढ़ाने के लिए स्लाइड, आरेख, वीडियो और अन्य दृश्य सहायता का उपयोग करें। यह सुनिश्चित करें कि दृश्य सहायक होकर संक्षिप्त और सिद्ध सामग्री से संबंधित हो। फिर देखो अंत क्रियात्मक तत्व है। छात्रों को शामिल करने और व्याख्यान को विभाजित करने के लिए आवधिक प्रश्न, त्वरित चुनाव या संक्षिप्त चर्चा शामिल करें। छात्रों का प्रश्न पूछने और छोटी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। स्पष्ट संरचना व्याख्या को एक स्पष्ट परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष के साथ व्यवस्थित करें। सभी बिंदुओं में प्रकाश डालें और महत्वपूर्ण जानकारी को नियमित रूप से संक्षेप में प्रस्तुत करें। सक्रिय अधिगम तकनीक छोटी समाधान गतिविधियां जैसे विचार युग्म साझेदारी या छोटी समूह चर्चाओं को एकीकृत करें। छात्रों को समस्या समाधान या केस स्टडी के माध्यम से धारणाओं को लागू करने के अवसर प्रदान करें। प्रतिक्रिया और मूल्यांकन छात्रों की समझ का आकलन करने और प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए प्रश्नोत्तरी या चिंतनशील प्रश्न जैसे रचनात्मक मूल्यांकनों का उपयोग करें। छात्रों की प्रतिक्रिया और समझ के आधार पर व्याख्यान की गति और सामग्री को
आयोजित करें। निष्कर्ष जाता है कि विधि पारंपरिक है, एक मूल्यवान शिक्षण उपकरण बनी हुई है, विशेष रूप से जब विचार पूर्वक उपयोग किया जाता है और छात्रों को संलग्न करने और सक्रिय श्रेणियों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों के साथ पूरक और तैयार क्रियात्मक तत्वों के साथ संरचित वितरण को संतुलित करके शिक्षक अपने व्याख्यान की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं और सामग्री की गहरी समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। फिर देखो समूह शिक्षण विधि। समूह शिक्षण विधि एक सहयोगी रणनीति है जहाँ दो या दो से अधिक शिक्षक छात्रों के एक समूह की योजना बनाने, पढ़ाने और मूल्यांकन करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह दृष्टिकोण सीखने के अनुभवों को बढ़ाने के लिए यह एक कई शिक्षकों की ताकत विशेष विशेषता दृष्टिकोण का लाभ उठाता है। विशेषताएं सहयोगात्मक योजना है। शिक्षक एक सामंजस्यपूर्ण और व्यापक शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करते हुए पाठ्यक्रम, पाठ और मूल्यांकन तैयार करने के लिए मिलकर काम करते हैं। साझा शिक्षण जिम्मेदारी। शिक्षण करते हुए को टीम के बीच विभाजित किया जाता है, जिससे प्रत्येक शिक्षक को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। लचीले समूह छात्रों को निर्देशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों से समूहीकृत और पुनर्गठित किया जा सकता है, जैसे कि क्षमता, स्तर, रुचि, सीखने की शैली। विभिन्न निर्देशात्मक रणनीतियाँ। कई शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों और रणनीतियों को नियोजित कर सकते हैं, जो विभिन्न शिक्षण शैलियों और जरूरतों को पूरा करते हैं। लाभ हो जाता है संबंधित विशेषज्ञता छात्रों की को कई शिक्षक उनके संयुक्त ज्ञान और कौशल से लाभ होता है। विविध दृष्टिकोण, विभिन्न शिक्षण शैली और दृष्टिकोण पाठ को अधिक गतिशील और आकर्षक बना सकते हैं। शिक्षक अलगाव में कमी। शिक्षकों के पास सहयोग करने, विचारों को साझा करने और एक दूसरे का समर्थन करने का अवसर होता है। बेहतर छात्र समर्थन। कक्षा में अधिक शिक्षकों के साथ छात्र अधिक व्यक्तिगत ध्यान और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। व्यावसायिक विकास। शिक्षक एक दूसरे से सीख सकते हैं और नए कौशल और रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं। नुकसान। सामान्य चुनौतियाँ। प्रभावी टीम शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण योजना और संचार की आवश्यकता होती है, जिससे में समय लग सकता है। संभावित संघर्ष। शिक्षण से लिए दर्शन या व्यक्तित्व में अंतर टीम के सदस्यों के बीच संघर्ष का कारण बन सकता है। संसाधन गहन। टीम शिक्षण के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे की योजना बनाने और व्यवसायिक विकास के लिए समय। फिर आता है असंगतता। शिक्षकों के बीच असंगतता दृष्टिकोण या अपेक्षाएं छात्रों को भ्रमित कर सकती है और सीखने में बाधा डाल सकती है। टीवी या वीडियो प्रस्तुति विधि शैक्षिक सामग्री के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे चित्रण, निर्देशात्मक वीडियो और एनिमेशन का उपयोग करती है। यह दृष्टिकोण छात्रों को गतिशील दृश्यों और ध्वनि के साथ संलग्न करता है, जिससे जटिल अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। यह लचीलापन प्रदान करता है, जिससे छात्र सामग्री को रोककर और समीक्षा करके अपनी गति से सीख सकते हैं। हालांकि यह निष्क्रिय सीखने की ओर ले जा सकता है और शिक्षकों के साथ तत्काल बातचीत का अभाव हो सकता है। इस पद्धति के प्रभावी उपयोग में उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो को व्यापक पाठ्यक्रम में एकीकृत करना, उनका उपयोग विषयों पर परिचय सुदृढ़ीकरण या विस्तार करने के लिए करना, जुड़ाव बनाए रखना और समझ बढ़ाने के लिए संवादात्मक तत्वों और चर्चाओं को शामिल करना। फिर देखो लाभ। बढ़ी हुई संलग्नता दृश्य और श्रवण संबंधी उत्तेजना छात्रों को आकर्षित करती है और सीखने को अधिक सुखद बनाती है। जटिल अवधारणा। एनिमेशन, सिमुलेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से जटिल अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाते हैं। मानकीकरण सामग्री के नियंत्रण वितरण को सुनिश्चित करता है, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा और बड़े पैमाने पर निर्देश उपयोगी है। लचीली शिक्षा छात्रों को सामग्री को रोककर रिवाइंड करके और समीक्षा करके अपनी गति से सीखने की अनुमति देता है। व्यापक पहुंच। एक बड़े दर्शक तक पहुंच सकते हैं, जिससे यह दूरस्थ शिक्षा और बड़ी कक्षाओं के लिए एक उपयोगी प्रभावी उपकरण बन सकता है। सतह अनुभव। नुकसान आ जाता है हमारा निष्क्रिय अधिगम। सक्रिय भागीदारी और सदैव सोच के बजाय सूचना के निष्क्रिय उपयोग को प्रोत्साहित करता है। सीमित अंतःक्रिया। दूसरा आता है शिक्षक के साथ तत्काल प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया की कमी सीखने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है। तीसरा आ जाता है तकनीकी मुद्दे। उपयोग प्रौद्योगिकी तक पहुंच की आवश्यकता होती है और तकनीकी कठिनाइयों में बाधित हो सकती है। उत्पादन गुणवत्ता। प्रभावशीलता वीडियो सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, जो व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है। और जाता है विचलन जोखिम। छात्र अपने उपकरणों पर अन्य सामग्री या गतिविधियों से आसानी से विचलित हो सकते हैं। पारस्परिक शिक्षण और प्रत्यक्ष शिक्षण। संवादात्मक शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के बीच संवादात्मक संवाद और चर्चा को प्राथमिकता देता है, जहाँ
यहाँ शिक्षक बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं, जो आलोचनात्मक सोच, तर्क और सहयोगी ज्ञान निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। यह विधि सूचना के निष्क्रिय यह ग्रहण से सक्रिय जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करती है, जहाँ छात्र विचारों को व्यक्त करते हैं, मान्यताओं को चुनौती देते हैं और विधि दृष्टिकोण का पता लगाते हैं। संवादात्मक शिक्षण में शिक्षक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, चर्चाओं का मार्गदर्शन करते हैं और समझ को गहरा करने और उच्च क्रम की सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए छात्र की सोच की जांच करता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष शिक्षण शिक्षक केंद्रित जो समझ सामग्री वितरण पर जोर देता है। इस पद्धति में ये शिक्षक व्यवस्थित रूप से जानकारी प्रस्तुत करते हैं, सीखने की स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करते हैं और मूलभूत ज्ञान और बुनियादी कौशल के अधिग्रहण के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करते हैं। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य तथ्यात्मक जानकारी और प्रक्रियाओं की कुशल संरचना के लिए जो विशिष्ट शिक्षण परिणामों को प्राप्त करने के लिए सीधा मार्ग प्रदान करता है। जबकि संवादात्मक शिक्षण संवादात्मक और सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देता है, छात्रों को आलोचनात्मक रूप से सोचने और कई दृष्टिकोण तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रत्येक शिक्षण इस प्रकार आदर्शता और आवश्यकता आवश्यक सामग्री की पहचान पर केंद्रित है। दोनों दृष्टिकोण शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी प्रभावशीलता संदर्भ विषय वस्तु और वांछित शैक्षिक परिणामों पर निर्भर करती है। वह विशेष समूह शिक्षण गति शिक्षण विद्या शिक्षा के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें विविध शिक्षण आवश्यकताओं को समायोजित करने और शैक्षिक परिणामों को बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्देशात्मक रणनीतियों का संयोजन किया जाता है। अलग-अलग निर्देश सहकारी शिक्षक फ्लिप्ड क्लासरूम, परियोजना आधारित शिक्षा, स्टेशन रोटेशन और पूछताछ आधारित शिक्षा जैसे दृष्टिकोणों को एकीकृत करके शिक्षक गतिशील शिक्षण वातावरण बना सकते हैं, जो व्यक्तिगत शिक्षा, आलोचनात्मक सोच, सहयोग और ज्ञान के वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हैं। ये विद्या न केवल सीखने के विभिन्न शैलियों को पूरा करती है, बल्कि छात्रों के जुड़ाव और शैक्षणिक विकास को भी बढ़ावा देती है, जिसमें शिक्षार्थी को तेजी से विशेष होती हुई दुनिया में सफलता के लिए तैयार किया जाता है। ये देखो समूह चर्चा एक संवेगात्मक अधिगम विधि है, जहाँ प्रतिभागी का एक छोटा समूह विचार का आदान-प्रदान करने, विषयों का पता लगाने और मुख्य बातचीत के माध्यम से अपनी समझ को गहरा करने के लिए एक साथ आता है। यहाँ समूह चर्चा की प्रमुख विशेषताएं और लाभ दिए गए हैं। विशेषताएं अंतर्क्रियात्मक अधिगम वातावरण प्रतिभागी सूचना के निष्क्रिय स्वागत के बजाय मौखिक आदान-प्रदान में संलग्न हो। चर्चाओं का आमतौर पर एक सूत्रधार या मध्यस्थ द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो उद्देश्य निर्धारित करता है और उत्पादक संवाद सुनिश्चित करता है। लघु समूह या विन्यास प्रतिभागियों की एक सीमित संख्या को शामिल करता है, जिससे अधिक व्यक्तिगत बातचीत और सक्रिय जुड़ाव की अनुमति मिलती है। छोटे समूह बेहतर संचार की सुविधा प्रदान करते हैं और प्रत्येक प्रतिभागी को योगदान करने और सुनने की अनुमति देता है। संरचित या अर्ध संरचित वार्तालाप चर्चाएं विशिष्ट विषय या प्रश्नों के साथ एक संरचित एजेंडा का पालन कर सकती है। सुविधा प्रदाता या मध्यस्थ वार्तालाप के प्रभाव का मार्गदर्शन करते हैं, जिससे विचारों की प्रासंगिक खोज सुनिश्चित होती है। आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा प्रतिभागियों की जानकारी का आलोचनात्मक विश्लेषण करने, विचारों मूल्यांकन करने और तर्क राय तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रतिभागी कई कई दृष्टिकोणों पर विचार करना, साक्ष्यों को परिमाणीकरण और उचित निर्णय लेना सिखाता है। संचार कौशल का विकास मुख्य संचार कौशल को बढ़ाता है और क्योंकि प्रतिभागी विचारों को स्पष्ट रूप से और संरचित रूप से व्यक्त करते हैं। सक्रिय श्रवण कौशल को बढ़ावा देता है, क्योंकि व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण के साथ जुड़ते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। सक्रिय भागीदारी सभी प्रतिभागियों से सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, विविध दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि की अवसर पैदा करता है। प्रतिभागियों की चर्चा को समूहबद्ध करने के लिए अपने ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम टीम वर्क और सहयोग का निर्माण करता है, क्योंकि प्रतिभागी समस्याओं को समझने या हल करने की दिशा में एक साथ काम करते हैं। सहयोगी सहकर्मी सीखने और समूह के इन सदस्यों के बीच विशेषज्ञता साझा करने को प्रोत्साहित करता है। प्रारूप की लचीलापन कक्षाओं, कार्यशालाओं, सेमिनारों और पेशेवर बैठकों को सहित विभिन्न शैक्षिक सेटिंग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। प्रारूप अनौपचारिक चर्चा से लेकर अधिक संरचित भविष्य या समस्या समाधान सत्रों तक भिन्न हो सकता है। प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है। प्रतिभागियों को अपने विचारों, विश्वासों और विषय की समझ पर प्रतिबिंबित करने के अवसर प्रदान करता है। आत्म जागरूकता और महत्वपूर्ण आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि अपनी
एक क्योंकि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण पर विचार करते हैं और उन्हें परिष्कृत करते हैं। सीखने के उद्देश्यों का समर्थन करता है। गहन समझ ज्ञान के अनुप्रयोग और उच्च क्रम के सोच कौशल के विकास को बढ़ावा देकर शैक्षिक लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है। सक्रिय जुड़ाव और साथियों के साथ सार्थक बातचीत के माध्यम से जानकारी के प्रतिधारण को बढ़ाता है। लाभ होता है सीखने के बेहतर परिणाम समूह चर्चा, सक्रिय भागीदारी और रसमय सोच को प्रोत्साहित करके जानकारी की गहरी समझ और प्रतिधारण को बढ़ावा देती है। कौशल विकास प्रतिभागी शैक्षणिक और व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक संचार सहयोग और महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करते हैं। विविध दृष्टिकोण और अनुभवों के संपर्क में अन्य प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और सहानुभूति को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। संलग्न और प्रेरणा इंटरैक्टिव सीखने के अनुभवों के माध्यम से सक्रिय ये जुड़ाव और प्रेरणा को प्रोत्साहित करता है और विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करता है। रहता है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सक्रिय श्रवण, सम्मानजनक संचार, रचनात्मक प्रतिक्रिया जैसे सामाजिक कौशल विकास का समर्थन करता है। वास्तविक विषय अनुप्रयोग प्रतिभागियों को वास्तविक विषय परिदृश्यों के लिए तैयार करता है, जहाँ प्रभावी संचार सहयोग और आलोचनात्मक सोच आवश्यक है। निष्कर्ष समूह चर्चा एक शक्तिशाली शैक्षिक उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो प्रतिभागियों के बीच परस्पर सीखने, आलोचनात्मक सोच और सहयोग को बढ़ावा देती है। विचार की खोज दृष्टि कोण साझा करने के लिए एक समझ लेकिन गतिशील वातावरण बनाकर समूह चर्चा सीखने के परिणामों को बढ़ाती है और व्यक्तियों को विविध शैक्षणिक और व्यावसायिक सेटिंग से सफलता के लिए तैयार करती है। चर्चा के कक्षा परिचर्चा विवरण आता है। कक्षा परिचर्चा एक शैक्षिक एक परिवेश के भीतर छात्रों और शिक्षक के बीच विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान विशेषता है। उद्देश्य संवाद के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। छात्रों को अवधारणाओं को पता लगाने, जानकारी का विश्लेषण करने, अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। संरचना आमतौर पर शिक्षक द्वारा निर्देशित जो प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस की सुविधा प्रदान कर सकते हैं या भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भूमिकाएं निर्धारित कर सकते हैं। लाभार्थी आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, संचार कौशल को बढ़ावा और सहकर्मी बातचीत और प्रतिक्रिया के माध्यम से शैक्षणिक विषयों की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। उदाहरण है सोक्रेटिक सेमिनार, समूह बहस या सहयोगी समस्या समाधान सत्र, औपचारिक समूह चर्चा, विवरण है विशेष मुद्दों को संबोधित करने, निर्णय लेने या विचार उत्पन्न करने के लिए पेशेवर या संगठनात्मक सेटिंग इनमें औपचारिक समूह चर्चा होती है। विशेषताएं संरचनाएं एक सहायक या अध्यक्ष के नेतृत्व में जो व्यवस्थित चर्चा और एजेंडा मदों का पालन सुनिश्चित करता है। नियम दिशा निर्देश ऐसे चर्चा का प्रबंधन शिष्टाचार बनाए रखने और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसदीय प्रक्रिया या व्यवस्था के विशेष नियमों का पालन करते हैं। उद्देश्य समूह के लक्ष्य या परियोजनाओं से संबंधित विषयों पर सर्वसम्मति तक पहुंच सिफारिश करने या कार्य परियोजना तैयार करने का लक्ष्य रखता है। उदाहरण है बोर्ड की बैठक, समिति की चर्चा, व्यवसाय सरकार या गैर लाभकारी संगठनों की टीमों संगठनों में टीमों की बैठक या संगोष्ठी विधान एक सिम्पोजियम एक औपचारिक बैठक या सम्मेलन है जहाँ विषय से किसी विशेष क्षेत्र या विषय के भीतर शोध पत्र, शोध निष्कर्ष या विषयों पर प्रस्तुत और चर्चा करते हैं। विशेषताएं प्रयोग इसमें कई वक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए शामिल है जिनके बाद संयमित चर्चाएं, प्रश्नोत्तरी सत्र या पैनल चर्चाएं होती है। श्रोताओं संगोष्ठी विषय या विषय क्षेत्र में रुचि रखने वाले विद्वानों, शोधकर्ताओं, पेशेवर या छात्रों द्वारा भाग लिया जाता है। उद्देश्य एक विशेष क्षेत्र में साथियों के बीच अकादमिक प्रवचन, ज्ञान साझाकरण और सहयोगी जांच को बढ़ावा देता है। उदाहरण चिकित्सा विज्ञान या मानविकी जैसे विषयों में अकादमिक सम्मेलन, अनुसंधान संगोष्ठी या पेशेवर संगोष्ठी सेमिनार रहता है। विवरण एक सेमिनार छोटी समूह चर्चा या कक्षा है जो एक विशिष्ट विषय पर केंद्रित होती है जिसका नेतृत्व अक्सर एक विशेषज्ञ या जानकारी सहायक द्वारा किया जाता है। विशेषताएं फोकस सेमिनार विषय से संबंधित विचारों, सिद्धांतों या शोध निष्कर्षों के गहन अन्वेषण विश्लेषण को जोड़ता है। प्रतिभागी प्रस्तुति या चर्चा या निर्धारित रीडिंग के माध्यम से उपस्थित लोगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सीखने का उद्देश्य इसका उद्देश्य प्रतिभाओं के बीच समझ को ग्रहण करना, दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और आलोचना सोच को बढ़ावा देना। उदाहरण अकादमिक सेमिनार, व्यवसाय ये विकास कार्यशाला या निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रम पैनल चर्चा विवरण एक पैनल चर्चा में विशेषज्ञ या वक्ताओं का एक समूह शामिल होता है जो दर्शकों के सामने एक विशिष्ट विषय पर अंतर्दृष्टि दृष्टिकोण साझा करते हैं। विशेषताएं
पैनलिस्ट चर्चा विषय से संबंधित विशेषज्ञता या अनुभव वाली व्यक्तियों को शामिल करें जो अक्सर विभिन्न दृष्टिकोण या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मॉडरेशन एक मॉडरेटर द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है जो विषयों का परिचय देता है, प्रश्न रखता है और चर्चा के प्रभाव का प्रबंधन करता है। बातचीत प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से दर्शकों की बातचीत शामिल है जिससे उपस्थित लोग पैनलिस्ट के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। उद्देश्य विधि विविध दृष्टिकोण प्रदान करता है, जटिल मुद्दों की खोज करता है और सार्वजनिक हित या पेशेवर संहिता के विषयों पर संवाद और बहस को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण सम्मेलनों, सार्वजनिक मंचों, मीडिया प्रचारण या शैक्षिक कार्यक्रमों में पैनल चर्चा। सम्मेलन की चर्चा विवरण सम्मेलन में आयोजित चर्चा सत्र जहाँ प्रतिभागी विचारों का आदान प्रदान करने, शोध निष्कर्षों को साझा करने या उद्योग के रुझानों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। विशेषताएं प्रारूप विभिन्न विषयों पर प्रस्तुति या कार्यशालाओं या गोलमेज चर्चाओं वाले सत्रों या पटरियों में संरचित नेटवर्किंग शिक्षा विदों उद्योग या पेशेवर क्षेत्रों के प्रतिभागियों के बीच नेटवर्किंग सहयोग या और ज्ञान साझा करने के अवसर प्रदान करता है। बातचीत औपचारिक प्रस्तुतियों के बाद चर्चा संवादात्मक कार्यशालाएं या और अनौपचारिक नेटवर्किंग सत्र शामिल है। उद्देश्य होता है विचारों, अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के माध्यम से सीखने, व्यावसायिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। उन्होंने बताया अकादमिक सम्मेलन, उद्योग सम्मेलन, व्यापार शो या पेशेवर संघ की बैठक है। चर्चा प्रगति के लाभ सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। चर्चा प्रतिभागियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न करती है। उन्हें आलोचनात्मक रूप से सोचने, जानकारी की जानकारी का विश्लेषण करने और ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती है। संचार कौशल को बढ़ाता है। प्रतिभागी विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरे को सक्रिय रूप से सुनकर और रचनात्मक संवाद में शामिल होकर प्रभावी संचार कौशल विकसित करते हैं। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। प्रतिभागियों को जानकारी का मूल्यांकन करके करने कई नए दृष्टिकोणों पर विचार करने और साक्ष्य और विश्लेषण के आधार पर तर्कपूर्ण राय बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सहयोग को प्रोत्साहित करता है। टीम वर्क और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है क्योंकि प्रतिभागी विचारों का पता लगाने, समस्याओं को हल करने या मुद्दों पर आम सामर्थ्य तक पहुंचने के लिए एक साथ काम करते हैं। विभिन्न अधिगम शैलियों का समाधान करते हैं। विभिन्न प्राथमिकताओं को पूरा करते हुए मौखिक श्रवण और कभी-कभी दृश्य जुड़ाव के अवसर प्रदान करके विविध शिक्षण शैलियों को समायोजित करता है। जुड़ाव और प्रेरणा बढ़ाता है। चर्चा में सक्रिय भागीदारी विषय में प्रेरणा और रुचि को बढ़ा सकती है जिससे सीखना अधिक सार्थक और प्रासंगिक हो सकता है। प्रतिबिंब को बढ़ावा देता है। प्रतिभागियों को अपनी समझ, विश्वास और सीखने की प्रक्रिया पर प्रतिबिंब करने के लिए स्थान प्रदान करता है। मेटाकोग्निटिव कौशल बढ़ावा देता है। अनुकूलनीय और लचीला विभिन्न शैक्षिक सेटिंग्स, विषयों और समूहों के आकार के लिए अनुकूलित किया जा सकता है जिससे कार्यान्वयन में लचीलापन आ सकता है। चर्चा पद्धति के नुकसान समय लेने वाली चर्चाएं समय लेने वाली हो सकती है विशेष रूप से जब बड़े समूह या जटिल विषयों का प्रबंधन किया जाता है। संभावित रूप से व्यापक सामग्री के कवरेज को सीमित किया जा सकता है। कुशल सुविधा की आवश्यकता प्रभावी चर्चा के लिए बातचीत का मार्गदर्शन करने और ध्यान केंद्रित करने, समय का प्रबंधन करने और सभी प्रतिभागियों का योगदान को सुनिश्चित करने के लिए सुविधा की आवश्यकता होती है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।